हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है कि ये जो सीरीज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफेंस के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए। ये प्रीवियस पेपर अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्नाशय या मस्तिष्क। आपके अनुसार क्या आंसर होगा, बताइए। तो जो इसका आंसर जो होगा वो होगा मस्तिष्क। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो ये आंसर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। ईईजी आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एन्सेफेलोग्राम, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ईईजी। और दिल के लिए क्या किया जाता है? दिल के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सही है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इस प्रकार से ये होता है। आपने कई मूवियों के अंदर इसको देखा भी होगा। ये मस्तिष्क के अंदर क्या संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उन चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, इन सभी का उपयोग ईईजी के अंदर किया जाता है। ईईजी एक टेस्ट होता है, टेस्ट। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ में से एक है, यानी कि कौन सा पदार्थ है जो लिक्विड इन ग्लास में उपयोग किया जाता है? लिक्विड इन ग्लास, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एल्कोहल। एल्कोहल की लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम इसको बता भी देते हैं आपको। ये देखिए, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये टेम्परेचर ही मापता है, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल भरी जाती है। थर्मामीटर के अंदर मरकरी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल। ये देख लीजिए आप, रेफरेंस पॉइंट, वर्किंग लिक्विड और स्केल, ठीक है। यहाँ पे आप इससे भी पता लगा सकते हैं टेम्परेचर। आप देख लीजिए, ये है सेल्सियस और ये है फ़ारेनहाइट के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोक्सी लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस, इसका उपयोग किया जाता है।
इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को न तो पास और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। यानी कि व्यक्ति को न तो पास की वस्तु दिखाई देती है न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो इस प्रकार के जो दोष होता है वह प्रेस बायोपिया कहलाता है और इसके अंदर बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो ऊपरी जो लेंस होता है, मतलब ये लेंस होता है, तो जो इसके अंदर ये ऊपरी भाग जो होता है वो होता है आउटर लेंस। मैं लिख देता हूं आपको, रुको एक मिनट। आउटर लेंस ऊपरी भाग आउटर लेंस, और नीचे या बगल जो होता है वह उत्तर लेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पहले भी पूछा जा चुका है। जो उसका ऊपरी जो पार्ट होता है वह आउटर लेंस, और अंदरूनी या नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है उत्तर लेंस। ठीक है, और आप देखिए ये बेलनाकार लेंस, मैंने इसको पढ़ाया है पहले पिछली क्लास के अंदर। बेलनाकार लेंस वैषम्य दोष जो होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैषम्य दोष अबिंदुकता दोष कहलाती है। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में भी। दृष्टि वैषम्य दोष कहलाता है ये। एक दृष्टि वैषम्य दोष जिसके अंदर बेलनाकार उपयोग किया जाता है। इस दोष को अबिंदुकता दोष भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या है कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को पहचान नहीं पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक चित्र के माध्यम से बता देता हूं मैं। ये देखिए प्रेस बायोपिया। इसके अंदर आप सबको बताया कॉर्निया के द्वारा एंट्री करती है, मतलब किरण, प्रकाश की किरण, और यह रेटिना पे न बन के रेटिना से दूर बन जाता है। रेटिना से दूर और कभी रेटिना से पहले बन जाता है। तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं जरा दूरदर्शिता, प्रेस मायोपिया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? बेंजामाइन का नाम, जो बेंजामाइन है उसका सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है ब्रोमीन, एनिलिन, टोलुडाइन या एलिलेमाइन या एनिलिन। तो इसका आंसर होगा वो होगा एनिलिन। ठीक है, आपको मैं उसका ये स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। ये देखिए ये होता है एनिलिन, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं NH2। ठीक है, ये बेंजामिन का फॉर्मूला हो गया
इसको ये हो गया, ये या और ये, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन है 6 और यहाँ पे देख लीजिए H है 7 और N, ठीक है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस चित्र से आप पहचान लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, यानी कि जो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने वाला कौन सा हिस्सा होता है? मस्तिष्क का, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ही पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं फिर आज हम बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क मस्तिष्क जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा जो होता है वो होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 प्रकार के पश्चिम मस्तिष्क। तो अब आपको पता है कि ये 3 पार्टों में विभक्त होता है। ये होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये इसके पार्ट हो गए अग्र मस्तिष्क के। मध्य मस्तिष्क जो होता है हाइपोथैलेमस वह पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। ये इसके बारे में बात करते हैं मैं। जो ये हाइपोथैलेमस वह पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। ये 4 पिंडों में बटा हुआ होता है। मतलब ये हाइपो व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है और 4 पिंड होते हैं इसके, ठीक है। 4 पिंड, याद रखिएगा इसके कितने 4 पिंड होते हैं। बात करते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क की। तो पश्चिम मस्तिष्क में जो होता है एक तो अनुमस्तिष्क, एक होता है पोन्स और एक होता है मोडुला। इसके अंदर जो होता है वो होता है अनुमस्तिष्क होता है, पोन्स होता है और मेडुला होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। इसे सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। पोन्स हो गया, मेडुला हो गया। अब बात करते हैं इनके कार्य की। तो ये इसका जो कार्य है ज्ञान, चेतना, सोचने विचारना, यानी कि ज्ञान, चेतना
सोचना विचारना, ज्ञान चेतना सोचना विचारना, संवेदी संकेतों का केंद्र, ये जो होता है संवेदी संकेतों का केंद्र, मतलब यहाँ पे संकेत आते हैं और ये देता है संकेतों का केंद्र। ठीक है। हाइपोथैलेमस में तो आप सभी को पता होगा, हाइपोथैलेमस, इसमें तो देखो प्यास लगना, ताप टेम्परेचर, भूख लगना, थकान मनोभावना, इन सब चीज़ का उपयोग इसके अंदर होता है, मतलब ये इसके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। आपको पता है कि ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है। ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन चुनिए। ऑप्शन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। कौन सा कथन सही है आप ये बता दीजिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है और बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो आप ये देख लीजिए, ये ही इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। आप सभी को होता है सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, विबग्योर। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रेड कलर का होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, क्या मान होगा इसका? तो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, C/100 F - 32/180 और K - 273/100 और R/80। आप सभी को पता है ये तो होता है रूमर, और ये आप जानते हैं केल्विन, ये होता है फ़ारेनहाइट और ये होता है सेल्सियस। ठीक है। तो हम इसमें भी इसमें रख के चेक कर लेंगे, तो 40 आ जाएगा। सो नीचे कैसे F - 32/180। तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका तो राइट आंसर होगा। ठीक है। आप सोल्व करके चेक कर लीजिए, इसका मान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति क्या होती है? पावर। और पावर को किस प्रकार से लिखते हैं? ओके, पावर जो होती है W/T, यानी कि कितना कार्य आपने कितने समय में किया है वह शक्ति कहलाती है। आप सभी को तो पता ही होगा कि हम कितनी देर में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वह शक्ति कहलाएगी। ठीक है। तो अब इसकी जो इकाई होगी वह क्या होगी? इकाई तो आप सभी को पता है कि यहाँ से निकाल लेंगे हम, जूल/सेकेंड। ठीक है। और इसी को हम वॉट कहते हैं, वॉट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वॉट। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, यानी कि यह कोई तार है, मान लो ये एक तार है। ठीक है। और टी सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक Q आवेश, यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। और इनके जो मध्य जो विभवांतर है वह है V।
विभवांतर V। विभवांतर, ठीक है। तो यानी कि इस Q को t सेकंड तक बहने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, यानी कि कितना, यानी t सेकंड t समय और Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो ये होता है कि W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V, ठीक है। यानी कि कितना आवेश इंटू विभवांतर, ठीक है। और आपको पता है कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, और Q इक्वल टू होता है I इंटू T। तो यहाँ पे हम रख देंगे I T। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया कि अगर यदि परिपथ से रिलेटेड अगर कार्य निकालना हो तो I इंटू टी वी, सॉरी इसको यानी कि I T और V, ये इसका कार्य आ गया, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति यहाँ से लिख देते हैं, विद्युत शक्ति जो होगी वो P होगी। तो W की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे ITV अपॉन T, और T से T कट जाएगा और P इक्वल टू आ जाएगा VI। तो शक्ति, वोल्टेज और यदि धारा दी है तो उसका हम शक्ति निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं कि P जो इक्वल टू आपको बताया कि V बराबर IR ओम के नियम से। तो यहाँ पे मान रख सकते हैं कि I स्क्वायर R हो जाएगा। तो एक ये भी होता है। अब बात करते हैं कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट, ठीक है। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट, और एक मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, और इसी को हम बोलते हैं यूनिट। एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वाट, शक्ति का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर क्या करती है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि ये राउंड करते, मतलब विद्युत ऊर्जा दी इसको, और ये राउंड करने लग जाती है। जैसे कि मोटर हो गया, जो पंप होते हैं बोरवेल के अंदर डाले जाते हैं, तो वह राउंड करके पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में होता है कितने % पानी होता है, ये सबका आपको पता है कि 70% शरीर में पानी होता है। मानव शरीर में 70% पानी होता है। चलिए देखते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। आपको बताना है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर व पोटेंशियोमीटर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एमीटर। एमीटर के द्वारा मापी जाती है। और एक और होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। यह बहुत कम धारा, ताप नहीं, धारा व दिशा भी बताती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको पता होगा, मैंने
पिछली क्लासों के अंदर बताया है। ये तनाव मापन का यंत्र है। क्या है? तनाव मापन का यंत्र, जिसके अंदर दो टर्मिनलों के बीच वोल्टेज का मापन, इनकी जो परिपथ है, जो टर्मिनल है यहाँ पे, यहाँ से, तो इसके अंदर वोल्टेज का मापन भी करता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन है दंत धातु, जीभ, जड़ या मज्जा गुहा। तो जीभ की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जड़। जड़ इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? इसका यहाँ से हटा दीजिए। तो वो कौन से पदार्थ हो गए? तो वो हो गए लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु को प्रेषित करने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी, जैसे कि ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर किसी वस्तु को हम प्रेषित करें, जैसे कि मिसाइल को प्रेषित करते हैं, तो वह ऐसे जाके ऐसे गिरती है वलयाकार के अंदर। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु मान लो ए और ये बी, तो जो इसकी जो ये बीच की जो दूरी होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेंज कहलाती है, रेंज। ठीक है, आपको पता होगी ये कितने रेंज की मिसाइल है, आपने सुना होगा, तो इससे रिलेटेड ये है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो होगा प्रास, यानी कि प्रारंभिक दूरी व अंतिम दूरी के मध्य के बीच की दूरी। ठीक है, और इसको आपको पता है कि ये जो होता है, ये होता है आयाम, इसे ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? मरकरी क्लोराइड का जो खनिज है वो कौन सा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कैलोमिन, कैलोमिल इसका आंसर होगा मरकरी क्लोराइड का, यानी कि Hg2 और HgCl2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? तो उसका जो आंसर होगा वह होगा परावर्तक टेलीस्कोप। हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। ये देखिए, जैसे कि ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, ये अवतल लेंस, वो अवतल दर्पण, क्या ये अवतल दर्पण है, क्योंकि जब भी यहाँ से किरण आती है तो ये टकरा के वापस चली जाती है, और यहाँ पे एक ये समतल दर्पण लगाया जाता है। ये क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, और उसके बाद ये इमेज बन जाती है यहाँ से, देखते हैं तब। ठीक है, तो ये होता है परावर्तक टेलीस्कोप। ठीक है, क्योंकि परावर्तक हो रही है इसके अंदर किरणें। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप, परावर्तक टेलीस्कोप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो प्रेशर होता है वह F अपॉन A। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है जो होगा पास्कल। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? ऑप्शन है सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा अधातु। ध्यान रखिएगा, ये अधातु है। अधातु, धातु तो आपको पता है कि क्या होगा,
धातु तो होगा मरकरी, ऐसे पारा कहते हैं। और जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रोमीन, यानी कि Br। ये होता है सल्फर, ये होता है आयोडीन, ये होता है कार्बन। तो सल्फर जो होता है वह 16 परमाणु क्रमांक होता है इसका, और ब्रोमीन का 35 होता है परमाणु क्रमांक। इसका जो होता है वो होता है 53, और इसका होता है 6। तो चलिए हम देखते हैं। हम ये देखिए आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के अंदर आप देख लीजिए, ये तो होता है आयोडीन 53 नंबर पर, और ये 35 नंबर पर ब्रोमीन। ठीक है, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अंदर ब्रोमीन आती है, यानी कि 17वें वर्ग कौन सा है? 17वां। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब, पोलोनियम, ये सब क्या है? उपधातु, उपधातु। ठीक है, और ये सब अधातु कहलाती है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अपवर्तन, क्योंकि ये ऐसे है तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाने के बजाय ऐसे घूम जाती है, मतलब थोड़ी बहुत इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, घूम जाती है। अब हम आपको बता देते हैं। देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यह है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप देख लीजिए, यदि कोई आपतित किरण आ रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि विरल माध्यम से अगर संगन माध्यम में जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि संगन माध्यम में यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर, यानी कि विरल से अगर संगन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अपवर्तित किरण हो गई, मतलब ये यहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे जा रही है। उसी प्रकार देखते हैं आपतित किरण यदि संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर की दूर चले जाती है। ठीक है, ये उसके पास आ जाती है अपवर्तित किरण। ठीक है, ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप अगर यदि ग्लास के अंदर, कांच के ग्लास के अंदर यदि आप किसी भी छड़ को पटक देते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आप ग्लास के अंदर डालेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान तल अवस्था में रहता है, ये बात सही है। इथेनॉल की सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये बात भी सही है। इथेनॉल टीनेजर आयोडीन से में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बात गलत है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये, यहाँ पे डी ऑप्शन भी आप लगा लीजिए, अन्य, अदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह जनरेटर या जनित्र बोलते हैं। आम भाषा में इसको जनरेटर बोलते हैं, जैसे कि शादी या पार्टियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह डीसी उत्पन्न करता है, डीसी धारा, यानी कि दिष्ट धारा। आपको पता है, यह भी मैंने बताया, धारा को मापता है। मोटर आपको पता है, यह एमीटर भी धारा को मापता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। यानी कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन कौन सा नियम है? न्यूटन का घर्षण नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ये बी ऑप्शन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आप सभी को पता है ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिसे कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। मतलब ये होता है कि इसके अंदर
ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन वो तो लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड देती है, ठीक है। ये एक संरचना होती है गुब्बारे नुमा, जिसे एल्विओलाई कहलाती है। ये गुब्बारा नुमा संरचना होती है। तो देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए ये छोटी छोटी आपको दिख रही होगी, ये एल्विओल कहलाती है। ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंचाइलो, ठीक है। ट्रैंकिया, लिरिक्स जो यहाँ पे गले में होता है, लिरिक्स। चलिए हम देखते हैं इसको थोड़ा स्पष्ट से। देखिए ये गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है, एल्विओल होती है, एल्विओलाई, कुपिकाएं जिसको बोलते हैं कुपिकाएं, ठीक है। हिंदी में अंदर इसको कुपिकाएं बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैसों का आदान प्रदान करती है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुराद एकेडमी को देखने के लिए। धन्यवाद।